हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए आज टॉपिक है हमारे पास में भारत में कृषि विकास। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे भारत के अंदर किस प्रकार से कृषि का विकास हुआ है। तो हम टॉपिक डाल लेंगे भारत में कृषि विकास। देखिए कृषि विकास की अगर हम बात करें तो हम पुराने समय में जाएं तो हम बात करेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले। स्वतंत्रता जो प्राप्ति हुई थी उस प्राप्ति से पहले भारत के अंदर, भारत में जो कृषि होती थी, कृषि जीवन पार्जन कृषि होती थी। मतलब केवल मात्र इसलिए पैदा करते थे कि जीवन का पार्जन कर सके या जीविका पार्जन, जीविका पार्जन, ठीक है ना। मतलब हम कह सकते हैं भरण पोषण, भरण पोषण के लिए ही कृषि पैदा की जाती थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, देश का विभाजन होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति, हमने अंग्रेजों से स्वतंत्रता भी प्राप्ति कर ली, उसके बाद में हमारे देश के कई विभाजन भी हुए हैं। तो जब देश का विभाजन हुआ था पहला, तो देश के विभाजन के बाद, विभाजन के बाद तो हुआ क्या, जब पाकिस्तान जो है भारत से अलग हुआ तो 1/3 जो सिंचित भूमि थी, जो कृषि योग्य भूमि थी, वो कहां चली गई, पाकिस्तान में चली गई। जिसकी वजह से हुआ क्या, भारत के अंदर जो सिंचित क्षेत्र था वो, उसका अनुपात जो था वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो देश के विभाजन के बाद 1/3 सिंचित भूमि कहां चली गई, पाकिस्तान में। ठीक है, 1/3 भाग आपके पाकिस्तान में चली जाती है, जिसके कारण भारत में सिंचित भूमि की कमी हुई। ठीक है, अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, शुरू से बताऊंगा आपको मैं। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में सरकार के कुछ दो मुख्य उद्देश्य थे। वो उद्देश्य क्या थे, पहली बात तो उद्देश्य इसलिए बीच में आए क्योंकि हमारे पास में खाद्य उत्पादन की बड़ी समस्या थी। ठीक है, तो इस समस्या से उभरने के लिए भारत सरकार ने कुछ उपाय किए। पहला उपाय क्या था, जो व्यापारिक फसलें थी उनकी जगह खाद्यान्न फसलों को उगाना शुरू किया। दूसरी चीज, जो कृषि गहनता होती थी, मतलब अगर कम है तो उसको बढ़ाना शुरू किया। और जो कृषि योग्य जो बंजर भूमि थी, जहां पर पैदा नहीं होती थी या पड़ती भूमि थी, काफी टाइम से खाली जमीन थी, उनको कृषि योग्य भूमि में बदलना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, जो बेकार पड़ी भूमि थी उसको उत्पादित करना शुरू कर दिया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में सरकार के 3 उद्देश्य थे। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार के 3 उद्देश्य। अब ये उद्देश्य क्यों आया, ये उद्देश्य आया था कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब मैं 3 उद्देश्य बता रहा हूं। पहला उद्देश्य मैंने क्या बताया था, व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्न फसलें। ठीक है, व्यापारिक फसलों की जगह कौन सी फसल, खाद्यान्न, मतलब खाने योग्य फसल का उत्पादन। दूसरा क्या था, दूसरा था कृषि गहनता को बढ़ाना, कृषि गहनता को बढ़ाना। गहनता का मतलब उत्पादन को बढ़ाना, उत्पादन को बढ़ाना। और तीसरा उन्होंने क्या काम किया, सरकार ने कृषि योग्य जो बंजर भूमि थी, मतलब कृषि योग्य थी पर वो बंजर पड़ी थी, बेकार पड़ी थी, बंजर भूमि व पड़ती भूमि। पड़ती भूमि का मतलब है तो जो 2 साल से खाली पड़ी है। ठीक है, भूमि को
कृषि योग्य बनाया जाए। ये तीन उद्देश्य सरकार के थे। और उद्देश्य क्यों? क्योंकि हमें कृषि के उत्पादन को क्या करना था? बढ़ाना था। क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में हमारे सामने किसका संकट था? खाद्यान्न संकट था। इस संकट को दूर करने के लिए हमने ये तीन कार्य सरकार ने प्रारंभ कर दिए। ठीक है, प्रारंभ में जो प्रारंभ स्थिति थी इस कंडीशन की, इस उपाय की, इस नीति से खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा। लेकिन 1950 आते आते, मतलब 1950 का समय जब आया तो उसके अंत तक ये उत्पादन क्या हो गया? स्थिर हो गया। ठीक है, और इस स्थिरता से उभरने के लिए ये समस्या है, क्योंकि जब उत्पादन स्थिर हो गया, खाने वाले ज्यादा है, तो इस समस्या से उभरने के लिए सरकार ने दो कार्यक्रम किए, एक IADP और एक IAADP। मतलब ये होता है, IADP का मतलब होता है गहन कृषि जिला कार्यक्रम, एक होता है IAAP, इसका मतलब होता है गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। मतलब जिलों में, ठीक है, और कृषि क्षेत्र के अंदर लोगों को जागरूक या कृषि की गहनता को बढ़ाने के लिए जिला स्तर पर और कृषि क्षेत्रों में कार्यक्रम को बढ़ावा देना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि उस समस्या से, जो स्थिर समस्या थी उत्पादन की, उस समस्या से उभर सके। यह सरकार ने काम किया। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अपन, प्रारंभ में इस नीति से उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, परंतु 1950 में यह कृषि उत्पादन स्थिर होने लगा। ठीक है, अब ये क्या है? ये सरकार की बड़ी समस्या हो गई कि उत्पादन ही स्थिर हो गया। तो उभरने के लिए दो कार्यक्रम मैंने बताया आपको। ठीक है, इसे उतार लीजिए आप लोग। ठीक है, ये कृषि का विकास है, जीरो से, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले से और अंत तक मैं बताऊंगा इसे। ठीक है, आज के समय तक मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। देखिए, अब इस समस्या से उभरने के लिए दो कार्यक्रम बताए, और वो कार्यक्रम जिला स्तर पर और कृषि क्षेत्र स्तर पर वो कार्यक्रम प्रारंभ किए। चलिए उसको देखते हैं अपन, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए भाई, क्या लिखेंगे अपन? इस समस्या से उभरने के लिए सरकार ने दो कार्यक्रम प्रारंभ किए। ठीक है, अब वो प्रारंभ क्या कार्यक्रम थे? पहला गहन कृषि। ठीक है, एक तो था गहन, दोनों था, एक तो जिले स्तर पर और कृषि क्षेत्र स्तर पर। ठीक है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, जिसको मैंने आपको क्या बताया था? IADP। IADP कई बार एग्जाम में पूछ ले, IDP का पूरा नाम बताइए। गहन कृषि जिला कार्यक्रम। दूसरा है गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, जिसका शॉर्ट नेम क्या बताया था मैंने आपको? IAAP। IAAP। ठीक है, ये कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया गया। किसके लिए चलाया गया? उत्पादन को बढ़ाने के लिए, जो स्थिर हो गया था उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, 1960 के दशक के मध्य में लगातार दो अकाल आए। कब? 1960 में। परंतु लगाता हूं यहां से आगे की ओर, ये तो कार्यक्रम बढ़ाने के लिए थे, परंतु 1960 के दशक में, मतलब 1950 के बाद 10 साल बाद में क्या होता है? 1960 के दशक में कितने अकाल आए? मतलब मध्यम स्तर पर दो अकाल आए टुकड़ों के अंदर। ठीक है, दशक में दो अकाल आए। अब जब अकाल आए तो क्या हुआ? उसकी वजह से खाद्य संकट पैदा हो गया, जिसके कारण खाद्य संकट पैदा हो गया।
जब खाद्य संकट पैदा हो गया तो दूसरे देशों से खाद्य आयात करना प्रारंभ कर दिया। 1960 के दशक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। खाद्य संकट पैदा हो गया, इसके कारण दूसरे देशों से खाद्य आयात करना प्रारंभ कर दिया। अब मैंने आपको कहां तक बता दिया, 1960 तक। यहां तक आप उतार लीजिए कि भैया अकाल आ गया और अकाल की वजह से अन्न संकट, जो खाद्य संकट था, वो पैदा हो गया और उसकी वजह से दूसरे देशों से भारत सरकार ने आयात करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, यहां तक आप उतार लीजिए। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसे आप। अब आगे की ओर देखते हैं। अब 1960 की बात चल रही थी। अब मैंने बताया कि 1960 के अंदर दूसरे देशों से आयात किया। अब वो क्या आयात किया उसकी बात करते हैं। तो 1960 के दशक में उन्होंने, भारत सरकार ने क्या किया, जो गेहूं था वो तो आयात किया कहां से, मैक्सिको से। ठीक है, 1960 के दशक के मध्य गेहूं तो आयात किया कहां से, मैक्सिको। आगे बात समझ में, मैक्सिको से। ठीक है, और चावल आयात किया फिलीपींस से। वे चावल फिलीपींस, ठीक है, ठीक है। ये जो आयात करने की कंडीशन थी, मतलब वहां पर नई पुरानी जो भी किस्में थी वहां से आयात किया, जो कि अधिक उत्पादन देने वाली जो नई किस्में थी, ठीक है ना, जो जहां से इन्होंने जो भी गेहूं आयात किया और चावल आयात किया, बहुत ही अच्छी किस्म के उत्पादन करने वाली किस्में थी। फिर क्या होता है, कृषि के लिए उपलब्ध हुई भारत के अंदर, भारत ने इसका लाभ उठाया। ठीक है ना, बाहर से जो भी उन्होंने किस्में आयात की उनको उत्पादित भी किया, उनसे बीज भी बनाया और बीज बनाकर उत्पादन प्रारंभ किया, उससे भारत सरकार को लाभ हुआ। तथा जो आपकी जो प्रौद्योगिकी थी, मतलब एक उन्नत तकनीकी, ठीक है, उसको भी उन्होंने क्या किया, एक तरीके से विकसित किया भारत सरकार ने। भाई जब दूसरे देशों के साथ संपर्क स्थापित हो गया तो नई नई तकनीकी भी भारत में आने लगी। पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, यहां पर सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों के अंदर रासायनिक खाद के साथ में उच्च उत्पादन की किस्म जो है वो भी अपनाने लगे। उच्च मतलब HYV जिसे बोलते हैं उच्च उत्पादन की किस्म, वो सरकार के द्वारा उपयोग में आने लगे। अब पता है, इस कृषि विकास की जो नीति थी उसके अंदर खाद्य उत्पादन के अंदर एक हरित क्रांति के नाम से एक उन्नत किस्म, मतलब कह सकते एक तरीके से सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया गया जिसे बोलते हैं हरित क्रांति। नाम सुना होगा आप लोगों ने। सरकार के द्वारा इस हरित क्रांति कृषि को समाज के अंदर विकसित किया गया। अब ये हरित क्रांति कृषि क्या थी, उर्वरकता, कीटनाशकता, कृषि यंत्र, इन आदि चीजों का उपयोग करके कृषि के उत्पादन को क्या करना था, बढ़ाना था। ठीक है, तो चलिए इसी में आगे की ओर बढ़ाते हैं। 1960 के दशक के मध्य में गेहूं मैक्सिको, चावल फिलीपींस से आयात किया, व नई नई किस्मों को उत्पादित किया। ठीक है, ये सरकार ने किया। इसके अलावा मैंने क्या बताया, सरकार के द्वारा ये जो कार्य किया उससे लाभ भी मिला। इस कार्य से भारत को लाभ मिलना प्रारंभ हुआ। ठीक है, प्रारंभ हुआ। और मैंने बताया जैसे कि कुछ क्षेत्र है, जैसे मैंने अभी आपको राज्यों के नाम बताए, इन देशों के संपर्क से उन्नत तकनीकी का ज्ञान प्राप्त कर उत्पादन में क्या की, बढ़ोतरी की सरकार के द्वारा। व
भारत में जो क्षेत्र क्या थे, सिंचाई वाले, जैसे हरियाणा है, ठीक है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, इन क्षेत्रों में इन तकनीकी को, ठीक है, तकनीकी को अपनाया व उत्पादन को बढ़ाया। अब भैया मैं बात कर रहा हूं 1960 के दशक की। 1960 के दशक के अंदर दूसरे देशों के साथ संपर्क स्थापित करके गेहूं, चावल जैसी नई नई किस्में उत्पादित की, भारत के अंदर बीज उत्पादित किए भारत में, उसका भारत सरकार को लाभ भी मिला बहुत ज्यादा। और इसके अलावा जब दूसरे देश के साथ जब संपर्क स्थापित ही हो गया तो नई नई तकनीकी के ज्ञान भारत में आने लगा। उसकी वजह से भारत के अंदर जो क्षेत्र सिंचाई वाले थे वहां पर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उन क्षेत्रों में इन तकनीकी का उपयोग करके उत्पादन में बढ़ोतरी की। इसके अलावा देखिए, रासायनिक खादों, ठीक है, इसके अलावा उच्च उत्पादकता की किस्में, उच्च उत्पादकता की किस्में, जिसे हमने बताया, क्या बताया था मैंने, HYV, ठीक है ना, HYV को क्या किया उन्होंने, अपनाया। मतलब ये उच्च उत्पादकता किस्में, इनको अपनाकर उत्पादन में क्या की, बढ़ोतरी की, ठीक है, अपनाया व उत्पादन में क्या की, बढ़ोतरी। ठीक समझ में आ रहा है किस तरीके से समय बीतता गया और कृषि के उत्पादन में बदलाव होता गया। ठीक है, चलिए इसे उतार लीजिए आप लोग। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन अब। ठीक है, अब देखिए आगे की ओर बढ़ा तो हुआ क्या, भारत के अंदर हरित क्रांति आई। जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन करके बताया भी था कि 1960 के दशक के बाद भारत सरकार के द्वारा हरित क्रांति को विकसित किया गया। वो हरित क्रांति क्या थी वो मैं बता रहा हूं आपके सामने। इसके पश्चात आगे लिखेंगे, हरित क्रांति कृषि भारत में विकसित किया गया। अब हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति में उर्वरकता, कीटनाशक तकनीकी, यंत्र, उपकरण, जो भी कृषि में आज हम देखते हैं वो हरित क्रांति ही देन है। ठीक है, यंत्र, उपकरण आदि का उपयोग कर कृषि के उत्पादन को बढ़ाना प्रारंभ किया। ठीक है, देखिए ऐसे तो हरित क्रांति आज के समय को देखा जाए तो नुकसानदायक है, क्योंकि हम उर्वरकता का उपयोग कर रहे हैं, कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं हद से ज्यादा, तो उससे जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है वो समाप्त हो रही है। ठीक है ना, देखा जाए तो उस जमाने के अंदर हरित क्रांति जरूरी थी हमारे लिए, क्योंकि हमें कृषि के उत्पादन को क्या करना था, बढ़ाना था, इसलिए जरूरी थी। लेकिन अगर हम आज के टाइम पे देखें तो हमें हरित क्रांति से अब दूर हटना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से जैविक कृषि नहीं है, ये एक रासायनिक कृषि। कौन सी कृषि है ये हम कह सकते हैं रासायनिक कृषि बोलेंगे इसे। और हमें किस चीज की आवश्यकता है, हमें चाहिए जैविक कृषि की आवश्यकता है, जैविक खाद का उपयोग आवश्यकता है, हरित खाद का उपयोग की आवश्यकता है। गोबर जिसे हम कहते हैं, पत्तियों को सड़ा गलाकर खाद तैयार किया जाता है, उसकी आवश्यकता है, जब जाके हमारी जमीन बचेगी। ठीक है, चलिए फिर से इसी में आते हैं। देखिए कृषि आधारित उद्योग व छोटे पैमाने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन दिया भारत सरकार ने। ठीक है,
कृषि आधारित उद्योग व छोटे पैमाने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन दिया। जब कृषि आधारित उद्योग बढ़ेंगे, छोटे पैमाने वाले उद्योग बढ़ेंगे, तो अपने आप कृषि को भी क्या मिलेगी, विकसितता मिलेगी, उसमें भी उत्पादन होगा। कृषि विकास से उत्पादनता में जब वृद्धि हुई तो देश आत्मनिर्भर होना प्रारंभ हुआ। जब भारत के अंदर कृषि का विकास हुआ तो भारत कृषि क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भर हुआ। आज हम अनाज को बाहर भेजते हैं, ना कि लेते हैं, ठीक है। परंतु हरित क्रांति सिंचाई क्षेत्र में विकसित हुआ, जिससे कि कृषि विकास प्रादेशिक, लेकिन क्या हुआ, देखिए हरित क्रांति तो विकसित किया, लेकिन जैसे मैंने बताया था आपको कि हरित क्रांति कृषि क्षेत्र के लिए नुकसानदायक था क्योंकि रासायनिक चीजों का उपयोग था। लेकिन उसी के साथ में एक समस्या और थी, प्रादेशिक विषमता या असमानता भी बढ़ने प्रारंभ हो गई। भाई कोई क्षेत्र तो बहुत ज्यादा उत्पादित हो गया, कोई क्षेत्र बिल्कुल निम्न स्तर पर चला गया। यह हरित क्रांति का ही प्रभाव था, ठीक है। लिखेंगे अपन हरित क्रांति से कृषि क्षेत्र क्या हुआ, विकसित हुआ। परंतु प्रादेशिक विषमता बढ़ी, प्रादेशिक विषमता बढ़ी, ठीक है। वह इसके अलावा असमानता बढ़ी, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका उपयोग जो हुआ था पंजाब, हरियाणा, गुजरात। अब देख लीजिए आज ये राजस्थान से तो ऊपर ही है, तो एक तरीके से प्रादेशिक विषमता बढ़ी, असमानता भी बढ़ी। अब आ जाइए 1980 के दशक के अंदर, ये तो 60 का दशक है, 60-70 के दशक की बात है। 1980 का दशक जब आता है तो प्रौद्योगिकी जो है वो भारत के मध्य व पूर्वी भाग में, ये मतलब 1980 के दशक की बात चल रही है, 70-60 का दशक चला गया इसके अंदर, 80 तक यह औद्योगिक मतलब प्रौद्योगिक जो तकनीकी थी वो भारत के मध्य और पूर्वी भाग में फैली। 1980 में भारतीय योजना आयोग जो था उसने वर्षा आधारित क्षेत्रों की जो क्षेत्र थे, उस क्षेत्र के अंदर जो भी समस्याएं थी उन समस्याओं को पहचानना शुरू कर दिया। उन समस्याओं को पहचान कर और उन समस्याओं का निर्धारण करना प्रारंभ किया, किसने, भारतीय योजना आयोग ने, ठीक है। तो ये 1980 के दशक की बात करेंगे अपन, ये 60 तक कंप्लीट होता है, 70 तक कंप्लीट हो गया। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, उतार लीजिए इसे। 1980 की बात कर रहे हैं, 1980 तक यह प्रौद्योगिकी मतलब हरित क्रांति की बात है, ठीक है। मैं लिख देता हूं हरित क्रांति, ठीक है। 1980 तक यह प्रौद्योगिकी भारत के एक तो मध्य भाग में और एक पूर्वी भाग में फैली, ठीक है। चलिए 1980 की बात कर रहा हूं मैं। 1980 के अंदर भारतीय योजना आयोग ने कृषि संबंधित समस्याओं को, ठीक है, कृषि संबंधित समस्याओं को क्षेत्र स्तर पर, ठीक है, या वर्षा आधारित क्षेत्रों पर समस्याओं को वर्षा आधारित क्षेत्रों के अनुसार पहचानना प्रारंभ किया व समस्याओं का समाधान निकालना प्रारंभ किया, ठीक है। ये 1980 के दशक की बात की, जब भारतीय योजना आयोग ने
वर्षा आधारित क्षेत्रों के अंदर जो कृषि की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं के निदान, पहचाना, पहले तो समस्या भाई क्या क्या थी उनको पहचाना और फिर उस समस्याओं का समाधान निकालना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं 1980 के बाद की, अब बात करते हैं 1988 की। ठीक है, दशक आता है 1988 का। 1988 में कृषि विकास ने प्रादेशिक संतुलन को प्रोत्साहित दिया। जैसे कि मैंने अभी बताया 1980 के अंदर एक तरीके से प्रादेशिक विषमता पैदा हो गई थी हरित क्रांति के वजह से, कहीं पे उत्पादन अधिक था कहीं पे कम था, तो विषमता तो पैदा होनी थी। तो 1988 में सरकार ने क्या किया, कृषि विकास क्षेत्र के अंदर जो प्रादेशिक असंतुलन था उसमें संतुलन प्रोत्साहन प्रारंभ कर दिया और उसको प्रोत्साहित करने के लिए एक तो जलवायु नियोजन प्रारंभ किया। ठीक है, जलवायु या जल नियोजन प्रारंभ कर दिया। तो 1988 में कृषि उत्पादन में असंतुलन, या हम कह सकते हैं प्रादेशिक असंतुलन को संतुलन कर विकास किया, उसके लिए जलवायु जल नियोजन प्रारंभ करना चालू किया या प्रारंभ किया। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी के अंदर देखिए, कृषि के विकास के लिए, कृषि पशुपालन या जल कृषि के लिए विकास हेतु संसाधनों के विकास पर भी बल देना प्रारंभ कर दिया। मतलब अगर आप चाहते हो कि कृषि क्षेत्र में विकास हो तो कृषि क्षेत्र के साथ साथ पशुपालन है, जल कृषि क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के अंदर भी संसाधनों के विकास के ऊपर जोर देना प्रारंभ कर दिया। 1990 के दशक के अंदर, जब 1990 का दशक आया, उससे पहले मैं इंक्लूड कर देता हूं, इस कृषि क्षेत्र में कृषि, पशुपालन व जल कृषि जो संसाधन थे, संसाधनों पर जोर देना प्रारंभ किया। ठीक है, ये 1988। फिर 1990 आता है। ठीक है, 1990 के अंदर क्या होता है, 1990 के दशक के अंदर उदारीकरण नीति और बाजार अर्थव्यवस्था ने भारतीय कृषि को क्या किया, प्रभावित करना प्रारंभ किया। 1990 के दशक के अंदर, 1990 के दशक में उदारीकरण, ठीक है, व बाजार की अर्थव्यवस्था ने कृषि उत्पादन को प्रभावित करना प्रारंभ किया। अब देखिए, ये कृषि की समस्याएं भी थी, कुछ इस तरीके से विकसित भी हुए हमारे कृषि क्षेत्र का, किस तरीके से शुरू से लेके अब तक 1990 के दशक तक, आपके बुक के अंदर 1990 के दशक तक है। आज प्रेजेंट टाइम पे हम देखते हैं कि सिक्किम आज एक जैविक कृषि उत्पादक क्षेत्र माना जाता है भारत का, और कहीं पर भी देख लीजिए सब जगह रासायनिक उत्पादन भी है। आजकल समय के अनुसार लोग बदल रहे हैं, रासायनिक कृषि को छोड़कर जैविक कृषि में बदल रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ में एक चीज और जोड़ता हूं मैं, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन भी प्रारंभ किए गए सरकार के द्वारा। ठीक है, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय, ठीक है ना, राष्ट्रीय मिशन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, NMSA। ठीक है, जो नेशनल स्तर पर जो राष्ट्रीय मिशन था, जो कि उसका क्या काम था, उसका काम यह था कि कृषि की विशिष्टता को बढ़ाने के लिए, भाई कृषि का उत्पादन ज्यादा हो, उसके लिए कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देकर उपयुक्त मिट्टी है, नमी संरक्षण के उपाय है, ऐसे कई तरह की संरक्षण नीति को
इस राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत अपनाया गया। क्या अपनाया गया, सुन लीजिए। इस मिशन के अंतर्गत सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए विशिष्ट कृषि उत्पादन प्रणालियां, ठीक है, नमी संरक्षण विधि, ठीक है, नमी संरक्षण विधि, कृषि प्रणालियां, और इसके अलावा जो भी एक तरीके से मिट्टी का संरक्षण, मान लीजिए मिट्टी का संरक्षण उपाय, ये करना प्रारंभ कर दिया। यही था राष्ट्रीय मिशन, सतत कंटिन्यू लगातार राष्ट्रीय मिशन ये था कि अगर हमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाना है तो आपको विशिष्ट कृषि उत्पादन प्रणाली पर जोर देना होगा, नमी संरक्षण करना होगा, मतलब जमीन के अंदर पानी की उपस्थिति होनी चाहिए, और मिट्टी का संरक्षण जरूरी है। इसके अलावा सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना को भी लागू किया गया, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को भी लागू किया, जिसे हम बोलते हैं PKVY, RKVY, ठीक है ना, ये शॉर्ट नेम बोल रहा हूं मैं, ठीक है, मैं लिख देता हूं ऊपर की साइड। देखिए और क्या क्या किए सरकार ने इसी राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत, ठीक है ना। सरकार ने कई प्रणालियों से उत्पादन में बढ़ोतरी की सोची। अब वो सोच क्या थी, वो सोच थी पहली कौन सी थी, PKVY। PKVY का मतलब होता है परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, और दूसरी योजना जो थी वो थी RKVY। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ऐसी योजनाओं को लागू करके सरकार ने एक तरीके से कृषि के विकास को बढ़ावा दिया। कहां की, भारत की कृषि के विकास को क्या किया, बढ़ावा दिया। इन योजनाओं का क्या काम है, इन योजनाओं का काम यह है कि जैविक कृषि को बढ़ावा देना। ये कृषि योजना क्या है, ये रासायनिक नहीं, ये जैविक कृषि को बढ़ावा देता है। ये जो पूरी राष्ट्रीय मिशन है सतत, ये जैविक कृषि को बढ़ावा देता है। गोबर खाद, हरित खाद, पेड़ पौधों की पत्तियों को सड़ाकर वो खाद तैयार करने की कंडीशन को बताता है। और इस तरीके से दशकों से स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 1990 के दशक और आज के समय, ये युग जो है ना, ये 2023 को प्रदर्शित करता है। ये राष्ट्रीय मिशन 2023 को प्रदर्शित कर रहा है। और हम जानते हैं कि आज जैविक कृषि का उत्पादन बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। ठीक है, तो आज मैंने आपको भारत में कृषि विकास के बारे में बताया। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के जरूर बताएं। धन्यवाद।